Hi everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. Thank you so much for clicking on this video. If you are preparing for UGC NET Commerce examination, this is the right time to begin. और अगर आपने क्लिक किया इस वीडियो के ऊपर तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़े से ना शॉर्टकट वाले बंदे हो, तो आप लोग सही जगह पे आए हो। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू चीज़ें एफिशिएंट वे के अंदर, जो कि मैं हमेशा ही प्रोवाइड करवाता हूँ। आज की सेशन में हम रिवाइज करेंगे यूनिट नंबर 1 को। यूनिट नंबर 1 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन की पेपर 2 की। यूनिट 1 के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। ये पूरा का पूरा इसका सिलेबस है जो अभी करंटली चल रहा है। अगर सिलेबस में कोई भी चेंजेस आते हैं, अगर आप लोग बाद में देख रहे हो तो एक बार ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। बट अभी के लिए करंटली 2026 में तो यही चल रहा है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। मैं पूरी की पूरी रिवीजन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। 3 पार्ट आएंगे इसके, ऑलमोस्ट 2-3 पार्ट आने वाले हैं। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें कि अगर तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, तुम शॉर्टकट वाले बंदे हो, तुम्हारे पास और भी बहुत सारे काम हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, तो ये जो 3-4 वीडियोस मेरी आएंगी इस रिवीजन सीरीज़ की, मोर देन इनफ होगी तुम्हें एक अच्छा स्कोर करने के लिए। रिवीजन करने के तुरंत बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यूज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज। बेसिकली आपका एक टेस्ट होगा, यहाँ से जो रिवाइज करके तुमने अपने अंदर लिया होगा ना भाई, वो चीज़ तुम वहाँ पर दिखाओगे। तो एक एमसीक्यू टेस्ट इसके बाद आएगा, तो यू नीड टू रिवाइज इट थॉरोली। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं सेशन को, टू द पॉइंट रहने वाला हूँ। चीज़ें जो याद रखने वाली है उसे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। याद करते चलो, लाइक करते चलो वीडियो को, कमेंट करते चलो अगर चीज़ें अच्छी लगती है तो, एंड अच्छे से नोट्स बनाते चलो, पढ़ते चलो। दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम यू, नथिंग एल्स। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, और रिवीजन सीरीज को हम शुरू करते हैं फॉर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड, दिस इज द यूनिट नंबर 1, जल्दी से कवर करते हैं। सो पार्ट्स के अंदर चीज़ें आएंगी, वो आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन कौन से पार्ट के अंदर कितना रह गया है, तो उसके अकॉर्डिंगली पार्ट्स आने वाले हैं। मैं इसलिए लंबी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ 6, 7, 8 घंटे की, क्योंकि इस पर लगते हैं यार इतने घंटे, तो इतनी लंबी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा पूरा कंपाइल करना और इतनी बड़ी फाइल को अपलोड करना, और आप लोगों के लिए भी मुश्किल रहता है इतनी बड़े वीडियो को कंप्लीट करना। तो पार्ट्स के अंदर वी आर गोइंग टू रिवाइज इट जल्दी से, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज, पहले 2 बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 पूरे नहीं हो पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू कवर इट आउट। लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस एनवायरनमेंट समझते हैं। मैं बिल्कुल डीप डाउन तो नहीं जाने वाला हूँ बिकॉज इट इज़ अ रिवीजन सीरीज, बट येस, इसका मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि ये पढ़ने के बाद मज़ा आ जाएगा तुम्हें, तुम्हारा रिवीजन थोरोली हो जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो तुम्हारी छूट जाएगी, दैट्स फॉर श्योर है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते चलो। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? जिस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, या फिर इसको मैं दूसरे तरीके से अगर बोलूँ, every kind of factors which affect your business is business environment. Factors affecting the business is business environment, simple as that. Internal भी हो सकता है, external भी हो सकता है। यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी है, उसके इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे। यही बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। अगर डेफिनेशन के पीओवी से हम पढ़ें तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज दैट आर outside the control of a business but influence its performance. इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझकर हमें ये पता चल गया कि देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर अनकंट्रोलेबल बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट एज वेल। वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिजनेस को, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये मत समझ लेना कि अगर ऐसा कोई फैक्टर है जो कि हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, बिजनेस कंट्रोल कर पा रही है, या फिर कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक कंट्रोल कर पा रही है, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये चीज़ हम कैसे समझेंगे? उसके एक डायग्राम से समझेंगे, जो कि आपको पता है मैंने कैसे करवाया। अगर आप लोग मेरे पेड स्टूडेंट है तो रिकॉर्डेड सेशन के अंदर आपको वो चीज़ें अवेलेबल होंगी। इससे मुझे याद आया कि अगर आप लोग आराम से यहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको वो रिकॉर्डेड सेशन चाहिए रहेंगे तो। बहुत मिनिमल अमाउंट पे आपको मिलते हैं और वैलिडिटी बहुत रहती है। यू विल एंजॉय इट, यू विल नॉट रिग्रेट योर डिसीजन, दैट्स फॉर श्योर है, ठीक है। चलो सो वो एक डायग्राम जल्दी से बना लेते हैं ताकि एक रिवीजन सा हमारे पास हो जाए कि वो फैक्टर्स या फिर वो एनवायरनमेंट क्या थे, कैसे हम एनवायरनमेंट को हमने डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। हमने 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है हमारे एनवायरनमेंट को। द फर्स्ट वन इज योर माइक्रो एनवायरनमेंट एंड दी अदर वन इज योर मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट अगेन हमेशा के लिए ही एक्सटर्नल कहलाएगा,
वेयर एज माइक्रो एनवायरनमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। प्लीज़ अच्छे से यहाँ पे समझ लेना, क्योंकि ये बाइफर्केशन सिर्फ मैं ही करता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल करते हैं बाइफर्केशन। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे इंटरनल और यहाँ लिख देंगे एक्सटर्नल, ऐसा भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे समझोगे तो तुम्हारे लिए ईजी रहेगा चीज़ों को समझना, कैसे और क्यों समझते हैं। इंटरनल के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसके ऊपर कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल रहता है, यानी कि फुल्ली कंट्रोलेबल बाय द फर्म, फुल्ली कंट्रोलेबल है। इजी, इसके अंदर चीज़ें क्या आ जाती है, जैसे कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, दे कैन चेंज भाई, है ना। हालांकि अगर बार बार चेंज करेंगे तो वो स्टेबिलिटी पे बात आती है, बट दे कैन चेंज, उनके ऊपर ही है पूरा का पूरा कंट्रोल। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो ढांचा है, जो हायरार्की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी रिलेशनशिप है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो पूरा कंट्रोलेबल है ना। और भी बाकी सारी चीज़ें, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सारी चीज़ें, कल्चर, क्लाइमेट, ऑल्दो दे आर हार्ड टू चेंज बट दे कैन बी चेंज्ड, तो ये माइक्रो फैक्टर्स के अंदर अवेलेबल होगा। टर्न इंटरनल के अंदर तो फुली कंट्रोलेबल है, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कंट्रोल है। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल माइक्रो फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल टू सर्टेन एक्सटेंट। क्या बोला मैंने, दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट। जैसे कि 40% हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और ज़्यादा इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते कि भाई 40% है या 50% है ना। बट देर आर सर्टेन लेवल का कंट्रोल यहाँ पर, जैसे कि हमारे कंपेटिटर्स, ठीक है, उन पर कंट्रोल कैसे, अब आप ये बोलोगे उन पर कंट्रोल है हमारा, लेट्स से कि हम ना एक डोमिनेंट फर्म है। डोमिनेंट फर्म किस तरीके से हो सकती है, लेट्स से कि हमारे पास कॉस्ट एफिशिएंसी है। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब है कि वी कैन मेक सर्टेन काइंड ऑफ प्रोडक्ट विच दे आर ऑल्सो मेकिंग एट अ वेरी चीपर रेट, तो वी हैव व्हाट, कॉस्ट एफिशिएंसी, है ना। ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ी है, ये लीडरशिप तुमने पढ़ी है, कॉस्ट लीडरशिप होती है ना, और प्रोडक्ट वगैरह वाली लीडरशिप, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ रखी है। नहीं पढ़ रखी है तो डू नॉट नीड टू वरी, हम आगे चल के पढ़ेंगे अच्छे से। तो कंपेटिटर्स के प्रति यू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कंट्रोल, अपनी चीज़ों को फेर बदलाव करके आप कंपेटिटर्स को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कर सकते हैं जी। कंपेटिटर्स के अलावा एम्प्लॉयज़ को आप लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉय हैं, ज़्यादा लेवल तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो भाई, छोड़ के चले जाएंगे ऑब्वियसली, बट टू सर्टेन एक्सटेंट आप कर सकते हो उनको कंट्रोल। सप्लायर्स को भी सर्टेन एक्सटेंट तक, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड पार्टीज लिख दो यार एक तरीके से ना, एक्सेट्रा। तो दीज विल बी अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इजी। और मैक्रो फैक्टर्स को या फिर हम जब बोलें एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच आर नॉट कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल लिख दो, नॉट कंट्रोलेबल लिख सकते हो, नॉट कंट्रोलेबल, ठीक है। किसी भी हद तक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये डायरेक्टली हमारे बिजनेस को, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। और इसका जो एक्रोनिम है वो है पेस्टल, पेस्टल कर आप इसे याद रख सकते हो। और पेस्टल एनालिसिस भी बोला जाता है, जिसका क्या मतलब रहता है कि वी कैन ईजिली एनालाइज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय यूजिंग द पेस्टल टेक्निक। दिस इज व्हाट दे मीन। पेस्टल का मतलब क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल बोल लो या सोशल एनवायरनमेंट बोल लो, टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल, या फिर इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल ही लिख लेते हैं, एनवायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजिकल भी लिख सकते हो और एनवायरमेंट भी लिख सकते हो। तो दीज आर दी बड़े बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम बात करने वाले हैं थोड़ा नीचे जाके। तो ऐसे करके कुछ हम बाइफ्रिकेट किया करते थे, जो कि आपको मुझे लगता है कि याद रहने वाला है। अब सर PYQ यहाँ से आया था क्या, यस, यहाँ से PYQ आए हुए हैं। कहाँ से PYQ आए हैं मैं बताता भी चलूँगा। यहाँ से PYQ आया, आपसे पूछा था कि भाई एक्सटर्नल मैक्रो फैक्टर बताइए कौन कौन से इसमें से हैं या कौन कौन से इसमें से नहीं है। ऐसे कुछ करके आपके पास PYQ आए हुए हैं। सिमिलरली क्या सर फीचर्स से PYQ आए हुए हैं, यस, अभी रिसेंटली भी आया है। तो बात कर लेते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट है कैसा सा,
है ना, तो आपके फीचर्स बताएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो हमारे मुंह से ही सिर्फ डायरेक्टली यही निकलेगा कि भाई चेंज होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहेगा। इट इज़ नॉट स्टैटिक या स्टेबल, इट रिमेन्स या इट कीप्स ऑन चेंजिंग, तो इट इज़ डायनामिक, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे अनसर्टेनिटी रहती है, सत्ता पलट हो जाए भाई कभी ना कभी। तो जो मैक्रो एनवायरनमेंट का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उसमें इम्पैक्ट आया, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट आएगा। तो इट इज़ डायनेमिक, इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ हैविंग कॉम्प्लेक्सिटी इन इट। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। डायनेमिक है, अनसर्टेन है, जैसे कि कोविड-19 आ गया, मतलब देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। कहीं से भी हमें नहीं पता होता कि भाई ये आ सकता था, एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेडली भी हमें इम्पैक्ट कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मल्टीपल फैक्टर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लगा के चल सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली, जिस पॉलिसीज के चलते इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा कि भाई कुछ इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन या फिर इंटरेस्ट रेट या जीडीपी, इन सब चीज़ों के अंदर इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया, वो उसने अपने बिजनेस को इम्पैक्ट किया। तो देयर इज सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट इन दी बिजनेस एनवायरनमेंट। कितना इजी था, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का क्या मतलब है, डिपेंड्स यार, डिपेंड करता रहता है डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस पर भी। एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अब लेट्स से हम क्या पढ़ रहे हैं अभी के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं। अब चाहे बिजनेस तुम डोमेस्टिकली कर लो या बाहर जाके मतलब इंटरनेशनली कर लो, तो इट विल इम्पैक्ट यू, चाहे वो डोमेस्टिकली के नज़रिए से है या फिर इंटरनेशनल पीओवी के नज़रिए से है। तो इम्पैक्ट आपको करेगा ही करेगा, लेकिन अभी ईजी बनाने के लिए कंसिडर इट डोमेस्टिकली ओनली। तो हर एक नेशन का एनवायरनमेंट अलग होता है और वो इम्पैक्ट बिजनेस को अपने ही तरीके से कर रहा होता है, उसके अभी डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है। सो बिजनेस रूल्स इन इंडिया इज नॉट इक्वल टू यूएसए, यहाँ पर इस एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो रिलेटिव होता है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो। डन। अब एक और फीचर रह गया था इसका, जो कि है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि इट इंक्लूड्स सेवरल अदर फैक्टर्स एज वेल। जैसे कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर ही नहीं आ जाएंगे जो कि इम्पैक्ट करेंगे बिजनेस को, और भी बाकी सारे आ जाएंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, जो कि अभी जस्ट हमने देखे हैं। तो बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, ये ऑपरेट करता है रियल लाइफ में भाई, और रियल लाइफ वी नो दैट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। यही तो होता है इकोनॉमिक्स में, हम क्या करते हैं, हम असम्पशन ले लेते हैं सो एज टू मेक द थ्योरी अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी, बट रियल लाइफ के अंदर सिनेरियोज अलग होते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज अवेलेबल होती है, ठीक है, वहाँ पे फैक्टर्स एक से ज़्यादा होते हैं, वही वाली चीज़ है। डन। तो की फीचर से हमारे पास आया हुआ था, और कहाँ से आया था, डायनामिक, यहाँ से आया हुआ था, ठीक है। पीवाईक्यू ये भी डन होता है, देखो 2 पीवाईक्यू तुम्हारे डन करवा दिए अभी तो शुरुआत भी नहीं करी अपन ने। लेट्स डू दिस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये नहीं करवा रहा मैं क्योंकि तुम्हें लर्न ही होगा, ये मतलब ये तो बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी। ये नहीं बोल रहे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना या समझना इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस के लिए, ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को, अगर आपकी कोई कंपनी है, लेट्स से, है ना, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया, बढ़िया तरीके से आप काम करने लग गए हो, नाउ अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे समझते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है क्यों। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली मतलब तुम इस नज़रिए से समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास स्टार्टअप है या तुम्हारी कोई कंपनी है, तो यू कैन नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाई एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, इवेल्युएट करना, मेजर करना, इसके लिए कुछ थ्योरीज, कुछ मॉडल्स निकल कर आए, है ना। वो मॉडल्स और थ्योरीज अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका फोकस लगेगा, जो थ्योरी है, जो मॉडल मैं तुम्हें बोलूँगा कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हल्का सा छोड़ सकते हो, जो मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट है उसको करना ज़रूर है, ठीक है। बढ़े आगे, लेट्स डू दिस। चलो उससे पहले हमने वो ये जो बनाया था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ से उठा के डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से देख लेना, जो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन एक एक करके थोड़ा सा मैक्रो एनवायरनमेंट का एग्जांपल देखकर चलते हैं, क्योंकि बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कुछ एनवायरनमेंट्स के अंदर। भी बताता हूँ कुछ फैक्टर्स के अंदर, जैसे है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगा के चलना है, याद करने की पीओवी से तुम्हें बता रहा हूँ। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि पॉलिटिकल पार्टी,
ठीक है, ऐसे करके लर्न करोगे, यानी कि गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ भी पॉलिसीज, कुछ भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंजेस लेकर आना, ये चीज़ अगर लेकर आ रही है ना, तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये तुम्हें ध्यान में रखना है, समझ गए? अब सर लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है फिर? हाउ लीगल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर लीगल नहीं है? वो लीगल है बट वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, ना कि लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। तो इट हैज़ अ सेपरेट बाइफर्केशन जो कि है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और जो लीगल एनवायरनमेंट है वो रिलेट करता है लॉज से, एक्ट्स से। ऐसे करके तुम्हें लर्न करना है। तो लीगल एनवायरनमेंट है लॉज, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लेकर आना, गवर्नमेंट के हर साल के चेंजेस करना, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, डन, समझ गए? एग्जाम्पल पे देकर चलते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट है तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। फेमा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन या फिर कोई अमेंडमेंट आ गई या फिर ऐसी चीज़ें आ गई, तो दैट इज़ योर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। समझ गए? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि 22 सितंबर 2025 को जीएसटी का चेंज हुआ था, सिस्टम हटा दिए गए थे, 5-18 शायद से हो चुका है ना अब, 0, 5, 18 और 40%। तो वो बताओ कौन सा वाला पार्ट है भाई, लीगल एनवायरनमेंट है या पॉलिटिकल? तुम बोलेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली सेकंड हमारे पास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच रिलेट्स टू दी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि एग्रीगेट जो पॉइंटर्स हुआ करते थे, वेरिएबल्स हुआ करते थे, वही बेसिकली हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी, इनकम वगैरह, विच इन्फ्लुएंसेस आर बिजनेस। अब हमारा ना मेन गोल ये होना चाहिए पढ़ने का, लिखने का, समझने का, कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ दीज फैक्टर्स कैन और विल इम्पैक्ट आर बिजनेस। बहुत ईजी है ना ये समझना। अब अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट आर बिजनेस। हाउ एंड वाई? ये तुमने बिजनेस फाइनेंस में पढ़ा है, ये तुमने यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर दिमाग तो है, बीकॉम एमकॉम करी है, फिर भी तुम्हें पता होगा हाउ दे विल इम्पैक्ट आर बिजनेस। अब एग्जाम्पल के तौर पे इफ वी टेक इनटू अकाउंट इंटरेस्ट रेट्स, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इट इज़ कंसीडर्ड एज कि भाई बोरोविंग कॉस्ट बढ़ गई। अगर हम बिजनेसमैन हैं, हमें पैसा उठाना है कहीं से, तो हमारे लिए बोरोविंग कॉस्ट बढ़ गई, तो हम पैसा कम उठाएंगे या फिर उठाएंगे नहीं, तो हम बिजनेस में पैसा भी नहीं लगा पाएंगे। तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है, ग्रोथ वगैरह चल रही है अपनी इकोनॉमी के अंदर, इट विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली। तो ये सिनेरियो लेकर चलना है तुम्हें, ऐसे तुम्हें चीज़ें लर्न होनी चाहिए, ना कि रट्टाफिकेशन चलना है अपने पास। ठीक है, अगर कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिल गए, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहे हैं, मैंने देखा है 2026 वाला जो एग्जाम हुआ है, 26 वाला तो हुआ ही नहीं है, 25 वाला जो एग्जाम हुआ है, उसके अंदर कुछ ऐसा सिनेरियो मैंने देखा है केस स्टडी वाला। जैसे कि लियोन्टिफ का पैराडॉक्स जो था, उससे रिलेटेड आया हुआ था केस स्टडी। केस स्टडी तो नहीं थी, हालांकि उन्होंने पैरा लिख दिया था पूरा, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? तो रट्टाफिकेशन मत करो, बस समझते चलो चीज़। ठीक है, फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट है विच शेप्स द एटीट्यूड ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब हम लोगों के एटीट्यूड को शेप करता है। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होगा जैसे कि कल्चर हो गया, ट्रेडिशंस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। ठीक है, तो दीज आर दी सोशल एनवायरनमेंट। डन, एग्जाम्पल देख लो, इसका अच्छा एग्जाम्पल है ग्रोइंग हेल्थ अवेयरनेस अमंग द पीपल, अमंग जनरल पब्लिक। डिमांड इंक्रीज कर देता है ऑर्गेनिक फूड की। ठीक है, जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा अवेयर भी हो रहे हैं, तो इट शेप्स द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, ऑफ जनरल पब्लिक। तो इट कम्स इन सोशल एनवायरनमेंट। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया ये वाला सीन कि भाई एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, हल्का सा ऊपर वाली तरफ जा रहा है ना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की तरफ भी जा रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, जीडीपी बढ़ रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो शेप कर रहा है हमारे एटीट्यूड को भी, हमारी चॉइसेस को भी, हमारे लाइफस्टाइल को भी। दैट इज योर सोशल एनवायरनमेंट। इजी? ब्लर हो गया क्या? ब्लर को ठीक करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलो चलो चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, 20 मिनट हो चुके हैं, जल्दी से इसे कवर करते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर कहीं पर भी कोई भी इनोवेशन आ जाता है, इट विल इम्पैक्ट आवर बिजनेस यार, अगर सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस है तो। आज के ज़माने में एआई ले लो। डन। फिर आता है आपका एनवायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, सोलर पावर, ये सब चीज़ें जो आ रही है आजकल, ग्रीन फाइनेंस हो गया या ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ गई, इससे भी हमारा बिजनेस इम्पैक्ट करता है और आज के समय पे करेगा ही करेगा। जितना ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी इससे रिलेटेड भी, तो हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो वी नीड टू
मतलब हम हमारे ऑपरेशंस के अंदर हमें ये चीज़ें फिर लेकर आनी पड़ेगी ताकि हम कॉप अप कर सकें चीज़ों के अंदर और लोगों से हल्की सी गुडविल भी हमारी इंक्रीज करवा सके कि भाई ये बंदे ऐसे कर रहे हैं, तो एक एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी जो होती है हमारी, जो कि होती है गुडविल, तो वो भी हमारी इंक्रीज हो जाए ऑटोमेटिकली, तो फ़ायदा हम उठा सकते हैं इस चीज़ का। इसी चीज़ को बेसिकली क्या बोलते हैं, CSR बोलते हैं ना। अभी मैं आगे करवाने वाला हूँ वो चीज़ भी। तो लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में डिफरेंस आपको समझ में आया? नहीं आया है तो इसको आराम से पॉज करके देखो, समझ में आ जाएगा। डन। नाउ दीज ऑल द फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि एक एक करके इम्पैक्ट करते हैं, इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्सिटी है, एक साथ भी चलते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करती है इंटरेस्ट रेट, जो कि एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का बेसिकली पार्ट है, हालांकि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है, विच इम्पैक्ट्स द बिजनेस एज वेल। डन। तो इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपके अदर फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट का बोल लो या मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर बोल लो। डन। इतना डन होता है। एक टॉपिक अभी के लिए लगा लो तुम्हारा डन। इसमें बस एक चीज़ और समझ लो जो हमारी रह गई थी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो हमारे सिलेबस में गिवन है वो क्या गिवन है, दो चीज़ें और गिवन है, जो कि है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड आपकी टैक्सिंग पॉलिसी, टैक्सिंग नहीं, फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी। ऑल्दो यू हैव कंप्लीटेड इट, या फिर कर ली होगी, यूनिट नंबर 7 में नहीं किए तो यू डू नॉट नीड टू वरी। मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग बट जो आरबीआई करती है ना, आरबीआई चेंजेस करती है उनके मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स के अंदर, जिसकी वजह से मनी सप्लाई में चेंजेस आती है ना, मनी सप्लाई में चेंजेस आता है, वो बेसिकली हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। बस सिंपल एज दैट, ऐसे समझ लो। फिस्कल पॉलिसी इज नथिंग बट दी टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट है ये, बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। हमने पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्पेंडिंग अगर गवर्नमेंट करती है तो उसे जी बोलते हैं, जी का बढ़ना, जी का कम होना, एग्रीगेट डिमांड का ये एक कंपोनेंट रहता है ना। अगर आपने नहीं पढ़ी है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यानी वो करूंगा भाई रिक्वेस्ट, जाके ज़रूर से पढ़ना, ठीक है। बार बार ये ना ब्लर हो रहा है तो इसको मैनेज कर लेना यार, ठीक है। लेट्स गो। डन। तो इट विल इम्पैक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। फिस्कल पॉलिसीज, टैक्सिंग बिहेवियर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑल्दो अब तुम बोलोगे सर ये टैक्स में ऊपर नीचे करना तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट था, तो यही तो बात है ना कि दे आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड, तो ऐसे कर कर आपको समझना है। अगर रियल लाइफ की बात करेंगे तो इट्स डेफिनेटली वेरी कॉम्प्लेक्स, तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे करके चलते रहो। डन। बढ़े आगे। उसके बाद आपका जो एक लीगल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर एक्ट्स वगैरह भी आपको दे रखे हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फैमा हो गया, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी होगी, आराम से जाके चेक कर लेना जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, आराम से आके चेक कर लेना। एक चीज़ अभी करवा देता हूँ, जो तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला है, कि हम कितने की जो होती है आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, है ना, जो रहता है आपका कि भाई कितना, इतना ही का है तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं या स्टेट कोर्ट में जाएं वगैरह वाला। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप जा सकते हो, अगर 50 लाख तक का था, 50 लाख से 2 करोड़ स्टेट वाले में जाओ, नेशनल में जाना है जब 2 करोड़ से ऊपर का आपका प्रोडक्ट वाला सिनेरियो है तो। डन है। ये लेटेस्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड PYQ भी आया हुआ है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या था वो PYQ? यही बेसिक चीज़ थी भाई, कब बना ये, है ना, फिर मैच द फॉलोइंग कहा जाते हैं, ये तुम्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से PYQ आया है, एक मैं लिख देता हूँ फैमा, यहाँ से PYQ आया है। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ रिवीजन चल रही है, रिवीजन करते रहो। इसके बाद जब MCQ लगाएंगे ना बढ़िया तरीके से, यूनिट नंबर 1, क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ उस चीज़ को मैं, तुम वो कर लोगे, बिल्कुल संभालोगे अपने अंदर यूनिट नंबर 1। चलो कंटिन्यू करते हैं। डन हो गया इतना, लेट्स मूव ऑन। चलो अब आ जाते हैं मॉडल्स और थियोरीज पे, इसके बाद करेंगे CSR, फिर देखूंगा एक दो चीज़ अगर और करवानी है तो फिर देखते हैं। चलो तो मतलब मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ तुम्हें ब्रेक लेना है, CSR के बाद ब्रेक ले लेना। क्या पता तुम्हें ये लंबी सी वीडियो दिखाई दे, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2.5 घंटे की, तो ब्रेक जहाँ पर मैं तुम्हें बोलूँ वहाँ पर ले सकते हो, जैसे कि अब CSR के बाद ले लेना। चलो थ्योरीज एंड मॉडल्स समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के।
सबसे पहली थ्योरी है सिस्टम्स थ्योरी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब पूरे के पूरे आप बिजनेस को या फिर एनवायरनमेंट को जो एक दूसरे के साथ एंगेज्ड हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्क कर रहे हैं टुगेदर, इसको आप ना सिस्टम की तरह देख सकते हो, है ना। जैसे कि मतलब ये जो थ्योरी आई थी, ओरिजिन इसका हुआ था बायोलॉजी से, है ना। एक पूरी बॉडी का पूरा एक सिस्टम रहता है, ब्रीदिंग, ब्लड का इधर उधर जाना, हार्ट, दिमाग, ये वो पूरा सिस्टम रहता है। सिमिलरली हमारे एनवायरनमेंट का या एक बिजनेस और एनवायरनमेंट का एक सिस्टम रहता है। कैसे सिस्टम है कि भाई इनपुट आएगा, जैसे कि रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, उसको प्रोसेस किया जाएगा, आउटपुट में कन्वर्ट किया जाएगा, बेचा जाएगा, कस्टमर का फीडबैक लिया जाएगा, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो उसे इम्पेक्ट करते जाएंगे। दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम्स थ्योरी, सिंपल एज दैट। तो बोला गया कि भाई ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम कहलाता है, वो एक अकेला आइसोलेटेड जगह पे नहीं बैठा, वो कनेक्टेड है। ऐसे ये बोला इन्होंने बोला, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट बट ऐसे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग के लिए, तो इसलिए नाम याद रखना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। डन। ओपन सिस्टम थ्योरी भी इन्हीं से ही रिलेटेड है, ये सिमिलर ही है, ध्यान रखेंगे, इसको नहीं करवा रहा, सिमिलर है, ठीक है। टेंशन मत लेना कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा। कॉन्टिजेंसी थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, ये आपने यूनिट नंबर 6 में भी पढ़ी होगी, फिटलर की कॉन्टिजेंसी थ्योरी, लीडरशिप में आपने पढ़ी होगी शायद से। वैसा ही कुछ है ये सिनेरियो। इसमें इन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई एक बेस्ट वे नहीं होता काम करने का। क्लासिकल थ्योरीज ने बोला था ना ये चीज़, क्लासिकल ऑथर ने बोला था कि देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, बट ये बोलते हैं कि नहीं, कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन नहीं होता। चीज़ें सिचुएशन के ऊपर बेस्ड होती है, कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होती है, तो वी हैव टू अडेप्ट इट, बिजनेस हैव टू अडेप्ट इट। ब्रूस ली की वो लाइन सुनी ना तुम लोगों ने, बी लाइक वाटर माई फ्रेंड, वही वाला सिनेरियो कि भाई अडेप्टेबल बनो, ठीक है, अपने आप को सिचुएशंस में ढालना शुरू करो और वैसे करके बिहेव करो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार्टअप का फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रहता है और लार्ज फर्म का एक फॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है, ताकि वो सिचुएशंस में इजीली ढल सकें। डन। की वेरिएबल्स थे इनके, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, साइज ऑफ फर्म, लीडरशिप स्टाइल, इन सभी चीज़ को चेंज वेंज करते रहो, ताकि आप कंडीशंस के साथ मूव करते रहो, अडेप्ट करते रहो उन्हें। डन है। अब ये क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ते चलो। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। ऑथर कौन थे? एडवर्ड एस मेसन एंड जो एस बेन। इट इज इंपॉर्टेंट, तो ऐसे कर लेते हैं। IO मॉडल भी इन्हें बोला जाता है, जहां पर क्या बोला गया है, बेसिक सेंस में ये बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो काम कैसे करती है, वो किस इंडस्ट्री में है, ये मैटर करता है। मतलब किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, वो कौन बताएगा कि वो कौन सी इंडस्ट्री में है। दोबारा से, आपको इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? आपका इंडस्ट्री, आप जिस इंडस्ट्री में हो उस तरीके से आप काम कर रहे हो, सिंपल ये है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज़्यादा यहाँ पर गौर दिया गया है, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 3 हैं, स्ट्रक्चर, कंडक्ट और परफॉर्मेंस। स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कितने फॉर्म्स है, कितने तगड़े तरीके से कंपटीशन चल रहा है, है ना, कैसे बैरियर्स वगैरह है या नहीं है। फिर आता है कंडक्ट की, वो फॉर्म किस तरीके से सारी चीज़ें कर रही है, किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रही है, वगैरह वगैरह। यानी कि किस तरीके से लड़ रही है, किस तरीके से दे आर कम्पीटिंग। डन। बात थी पहले स्ट्रक्चर की कि ढांचा क्या है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री में फर्म्स कितनी है, उनका ढांचा क्या है, कैसी राइवलरी है। सेकंड है एक्शन ओरिएंटेड कि हाउ दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, या फिर अगर मैं एक ही फॉर्म की बात करूं तो वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, तो करना, और ऊपर सिर्फ ढांचा देखना, ढांचे को क्या सिस्टम सिनेरियो है। कंडक्ट का मतलब है करना, कैसे वो compete कर रही है, और उसके बाद परफॉर्मेंस, compete करने के बाद क्या उसे परफॉर्मेंस मिल रही है, क्या एफिशिएंसी निकल कर आ रही है, क्या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो दिस इज योर परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा सा ओल्ड व्यू है, जिन्होंने थोड़ा सा बाहरी फोर्सेस पे, फैक्टर्स पे गौर फरमाया। इंटरनल को इन्होंने देखो कोई बात नहीं करी, इसलिए फिर इंटरनल के करके इंटरनल वाला व्यू निकल कर आया, जो कि बहुत फेमस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के POV से। मैनेजमेंट में भी आता है, और अगर आप लोगों ने MCOM में पढ़ा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इसमें भी आपको पढ़ाया गया होगा। रिसोर्स बेस्ड व्यू गिवन बाय जे बार्ने। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क है जो कि है व्रियो फ्रेमवर्क, जो कि आपको पढ़ना है अभी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के POV से। जे बार्ने नाम याद रखेंगे। तो इन्होंने बोला रिसोर्स बेस्ड व्यू, पता है क्या ये है कि भाई इंटरनली देखो कि
इफ यू आर कैपेबल और नॉट, और अगर नहीं हो तो कैपेबल बनो, ये इन्होंने बोला। तो ये बोला इन्होंने कि भाई रिसोर्सेज अगर बढ़िया रहने वाले हैं अगर आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन के, तो यू विल अटेन दी सस्टेन या सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज। अपने रिसोर्सेज पे वर्क करो, और अगर आपके रिसोर्सेज, ये जो रिसोर्सेज हैं, लेट्स से कि भाई रिसोर्सेज आर टेंजिबल, मशीनरी, कैपिटल, या फिर मान लो इंटेंजिबल रिसोर्स आपके पास, ब्रांड, पेटेंट, गुडविल, या फिर एचआर लगा लो, आपका ह्यूमन लगा लो जो आपके पास अवेलेबल है, आपके एम्प्लॉयज हो गया, ठीक है। तो दीज आर द रिसोर्सेज। अगर ये रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज व्रियो हैं, व्रियो का भी मतलब समझाऊंगा, तो यू विल अटेन सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। कंपेटिटिव एडवांटेज तुम्हें पता है क्या होता है? पॉटर ने बोला था, बताया था, है ना, कि भाई अगर एक फर्म दूसरे फर्म से बढ़िया तरीके से कम लेस कॉस्ट पे बना दे रहा है कुछ भी, तो बंदे के पास ना, फर्म के पास ना एक कंपेटिटिव एज है, पता है तुम्हें। तो वही इन्होंने बताया 1991 के अंदर, और 1995 के अंदर इसको रिफाइन किया गया। इन्होंने बताया कि भाई आपको सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगी, या फिर बोल लो कि आप उस कंपेटिटिव एडवांटेज को काफ़ी लंबे समय तक आपके पास रख पाओगे अगर आपके रिसोर्सेज व्रियो हैं तो। अब ये व्रियो क्या है? अगर आपके रिसोर्सेज, आपका रिसोर्स वैल्यूएबल है, आपका रिसोर्स रेयर है, आपका रिसोर्स इनइमिटेबल है, या फिर और आपका रिसोर्स, या फिर नहीं, और आपका रिसोर्स ऑर्गेनाइज है, तो आपके पास क्या है? सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज है, जो कि एप्पल के पास है। अगर हम एग्जांपल लेकर चले तो एप्पल के पास क्या है? उसका जो रिसोर्स है वो वैल्यूएबल है। उसका रिसोर्स वैल्यूएबल कब बनेगा सर? बताओ, उसका रिसोर्स कब वैल्यूएबल बनेगा? जब वो कैपिटलाइज करने में मदद करे, चीज़ों को कैपिटलाइज करने में मदद कर रहा हो, तो वो वैल्यूएबल कहलाता है, ठीक है। एडवांटेज गेन करने में मदद कर रहा हो तो वैल्यूएबल कहलाएगा, डन। तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है जो कि रेयर भी है। iOS, आईफोन है ना, रेयर है। लैपटॉप उसके मैक मिनी, मैक ये, मैक वो, है ना। तो रेयर है, वैल्यूएबल है, एडवांटेज को भाई पूरा यूटिलाइज करवा रहा है, कैपिटलाइज करवा रहा है। रेयर है, कोई और नहीं बना रहा है ऐसा कोई चीज़। और इनइमिटेबल है। इनइमिटेबल का मतलब है कि कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता जल्दी से, बहुत आसानी से। तो इनइमिटेबल है, और ऑर्गेनाइज्ड भी है, यानी कि बहुत अच्छे से यूज़ भी किया गया है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड भी कर रखा है, ताकि इसका जो निकल कर आए फ्रूट वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। तो ये एप्पल ने कर रखा है, तो इसी के पास क्या है? सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज है। डन हो गया? समझ में आया इतना? जहाँ पर भी तुम्हें लगे कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है, पॉज करो, सांसें लो भाई आराम से, पॉज करके अपनी किताबों में लिखने लग जाओ कि मैंने क्या पढ़ लिया अभी तक, कितना मुझे याद आ रहा है, उसके बाद कंटिन्यू करो। दैट्स हाउ यू विल रिटेन थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नाउ अब व्रियो फ्रेमवर्क खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी करवाने जा रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये देखो, ये मुझे अभी तक याद है, मैंने अपने एमकॉम में भी पढ़ी थी ये चीज़, और एग्ज़ाम में भी आई थी, तो मैंने ऐसे ही बनाई थी। ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं गूगल वगैरह पे, ऐसी फ़ोटोज़। तो आपको क्या करना है, व्रियो फ्रेमवर्क से आप क्या करोगे? देखो, व्रियो फ्रेमवर्क का ना वो भी आ सकता है, एक प्रोसीजर भी आ सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? यू विल आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज, द कैपेबिलिटीज, योर कैपेबिलिटीज, इंटरनल व्यू, ठीक है। कैपेबिलिटीज या फिर रिसोर्सेज को ढूंढना, फाइंड आउट करना, और फिर उन्हें देखना, उन्हें इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करना इसके बेसिस पे कि क्या ये है, ये है, ये है, नहीं है तो ये है, नहीं है तो ये मिलेगा, नहीं है तो ये मिलेगा, नहीं है तो ये मिलेगा। ये सिनेरियो, ये हमें देखना पड़ता है। दिस इज व्रियो फ्रेमवर्क। तो क्या है, देखो, हमारा रिसोर्स अगर वैल्यूएबल है, अगर हमारा रिसोर्स वैल्यूएबल है, तो हमें मिलता है कंपेटिटिव पैरिटी। डन। वापस आओ, अगर हमारे पास रिसोर्स है, हमारा रिसोर्स है ही नहीं भाई, वैल्यूएबल ही नहीं है, कैपिटलाइज करने में मदद ही नहीं कर रहा, हमें कंपेटिटिव एडवांटेज तो दूर की बात है, हमें तो कंपेटिटिव डिसएडवांटेज होने वाली है, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। डन। हमारे पास रिसोर्स है, वैल्यूएबल है, यस वैल्यूएबल है, लेकिन रेयर नहीं है, मतलब रेयर तक पहुंचे हैं हम, लेकिन पता चला रेयर नहीं है, वो सभी लोग बना रहे हैं, तो हमारे पास सिर्फ कंपेटिटिव पैरिटी ही मिलेगी। नहीं है भाई हमारे पास सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। डन। हम वैल्यूएबल है हमारा रिसोर्स, रेयर है हमारा रिसोर्स, ठीक है, रेयर है हमारा रिसोर्स, तो हमें मिल जाएगी टेम्परेरी कंपेटिटिव एडवांटेज। अब ये टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो इमिटेबल है, यहाँ पे मैंने इमिटेबल लिखा है ना।
इनइमिटेबल लिखना चाहिए था ना, यहाँ पे इनइमिटेबल लिख लेना। तो अगर हमारा वैल्यूएबल है, रेयर है और इनइमिटेबल है, यस, तो हमारे पास है कंपैरेटिव एडवांटेज, ये वाली कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, दोबारा से करेंगे। वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल नहीं है, शुरू से करते हैं। वैल्यूएबल नहीं है, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। वैल्यूएबल है बट रेयर नहीं है, तो कंपैरेटिव पैरिटी। वैल्यूएबल है, रेयर है, इमिटेबल लगा के चल लेते, नहीं है, ये रहा ना, नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, वैल्यूएबल रेयर से टेम्परेरी कंपैरेटिव एडवांटेज। सिर्फ वैल्यूएबल से क्या निकल कर आया, यहाँ पे लिखवा देता हूँ, चलो, सिर्फ वैल्यूएबल से निकल कर आया कंपैरेटिव पैरिटी। डन, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद वैल्यूएबल और रेयर है, क्या निकल कर आया, टेम्परेरी कंपैरेटिव एडवांटेज। वैल्यूएबल है, रेयर है, वैल्यूएबल है, रेयर है और इनइमिटेबल है। इनइमिटेबल बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जिसको इमिटेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब कॉपी नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या मिल गया, अनयूज्ड कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज तो है लेकिन तुमने इसे यूज ही नहीं कर रखा। यूज कैसे सर, यूज तभी होगा ना जब ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में तुमने रख रखी हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो वैल्यूएबल है, रेयर भी है, कोई और नहीं बना रहा, कोई और कॉपी भी नहीं कर सकता जल्दी से, भाई मार्केट में आने के बाद कोई भी कॉपी नहीं कर पा रहा, और हमने बहुत तगड़े तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मजा ही मजा मतलब सस्टेन्ड कंपेटिटिव एडवांटेज। गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज वीडियो फ्रेमवर्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, टर्न करवा दिया। इसके आगे चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो। इनमें डिफरेंस क्या था आईओ मॉडल में? आईओ मॉडल का अपोजिट होता है आरबीवी, रिसोर्स बेस्ड व्यू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। पेस्टल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर कर लिया है। मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करता है। फिर आता है आपका स्वॉट एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी, ये आप करते भी होगे, नहीं करते क्या? स्वॉट एनालिसिस ये होता है आपका इंटरनल फैक्टर्स, दीज आर दी इंटरनल फैक्टर्स एंड दीज, या इन्वायरमेंट बोल लो, और दिस इज योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करने वाला। तो स्वॉट एनालिसिस दोनों को कर रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस। डन। आपकी स्ट्रेंथ क्या है भाई? हमारे पास ना रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, फाइनेंस है, पैसा फुल है दबा के, एचआर बड़े अच्छे अच्छे हैं, ह्यूमन बड़े अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज हमारे वगैरह वगैरह। वीकनेस हमारी क्या है? वीकनेस है हमारी ऐसा बोल सकते हैं कि भाई प्रैक्टिसेस जो है हमारी वो सही नहीं है, ठीक है, या फिर बोल लो टॉप लेवल मैनेजमेंट सही नहीं है। तो वीकनेसेस को ढूंढना, ठीक है, स्ट्रेंथ को देखना, वीकनेसेस को ढूंढना, उसके बाद अपॉर्चुनिटीज देखना कि हम किस में ग्रो कर सकते हैं और अच्छे से, और फिर थ्रेट देखना कि भाई कहाँ से हमें कंपटीशन मिल रहा है, फेस हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। एक होता है TOWS, इसका उल्टा। तो आज का छोटा सा होमवर्क है, इस सेशन के नीचे ही कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना TOWS क्या है, फिर मतलब कैसे इससे डिफरेंट है। अब ये मत बोल देना वो सर फिर उल्टा हो जाएगा TOWS, मतलब सीधे उल्टा कर दिया, कुछ है उसका मीनिंग, थोड़ा सा पता करना, ठीक है। चलो इजी था, अभी आगे बढ़े, लेट्स गो। स्वॉट एनालिसिस डन। फिर आता है आपका पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर के अलग अलग मॉडल हैं भाई, डायमंड मॉडल है ना, जैसे हम नेशनल कंपेटिटिव एडवांटेज से जानते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमें करने को मिलेगा। सेकेंडली 5 फोर्सेस मॉडल आ गया, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, जो कि क्या बोलता है कि इंडस्ट्री एनालिसिस है, इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को फाइंड आउट करना, एनालाइज करना, और ये पता लगाना कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर अगर तुम ऑलरेडी मौजूद हो उस इंडस्ट्री के अंदर तो एग्जिट ले सकते हैं या एग्जिट ना लेना सही होगा।
तो इंडस्ट्री को एनालाइज करने का एक बेसिकली मेथड है या मॉडल है पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। वो 5 फोर्सेस कौन कौन से हैं? एंट्री बैरियर्स यानी कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ऐसी इंडस्ट्री है कि भाई बहुत आसानी से ना नया कोई भी आ जाएगा। अब तुम यही वाले लगा लो, एडटेक वाली लगा लो। ऑल तो मुझे नहीं पता, अपना डीप डाउन मैंने रिसर्च नहीं करी है इतनी ज़्यादा एडटेक पे कि भाई कोई भी आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आ सकता है भाई कोई भी। ऑल दो सैचुरेटेड हो सकता है मार्केट, ठीक है, बट स्टिल अगर तुम नीश पकड़ो तो चांसेस है। तो वो वाला सीन है। बायर पावर, इसको आप जानते हो, बारगेनिंग पावर ऑफ बायर से भी। फिर आता है आपका बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। फिर आता है आपका थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फिर आता है आपका इंडस्ट्री राइवलरी। ये कुछ ऐसे 5 फोर्सेस है जो कि इम्पैक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी और अट्रैक्टिवनेस पे। तभी कोई फर्म आना चाहती है या फिर जाना चाहेगी, ठीक है। इसको डीप डाउन मैंने अलग से एक पूरी लेक्चर में करवा रखा है मेरे पेड कोर्स के अंदर, रिकॉर्डेड सेशन के अंदर, वहाँ पे आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं। चलो, फिर इकोलॉजिकल थियोरी है, बस ये यही बता रहा है कि भाई अपना बिजनेस ऐसे करो कि आप इन लाइन कर सको एनवायरनमेंट वाली चीज़ों को भी अपने बिजनेस के अंदर। तो ESG को फॉलो करना है ना, ये सारी चीज़ें। फिर आता है आपका डायनेमिक कैपेबिलिटीज़ थियोरी। ये बोल रहा है कि आपके पास ना अतरंगी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये बोलते हैं, मतलब आपकी बिजनेस के पास, जैसे कि फर्म के पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अडेप्ट कर सके, इंटीग्रेट कर सके, रिकन्फिगर कर सके, है ना। मतलब आपके बिजनेस पूरा फ्लेक्सिबल है भाई, ठीक है, और एबिलिटी है आपके अंदर, बस वो है, ज़्यादा नहीं है। स्टेक होल्डर थियरी भाई यही बोलता है, इसका नाम याद रख लेना, स्टेक होल्डर थियरी, कि भाई हर एक स्टेक होल्डर का सोच के चलो, ठीक है। स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है, स्टेक होल्डर इज अ वाइडर टर्म एज यू नो। एम्प्लॉय आ गए इसके अंदर, कस्टमर आ गए, सोसाइटी आ गया, गवर्नमेंट आ गई। फिर आता है आपका इंस्टीट्यूशनल थियरी। ये थियरी किसने दी थी? पॉल डी मैगियो और वॉल्टर पोवेल ने। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी क्या बोल रही है कि तुम्हें ना दायरे के अंदर रह के चलना पड़ेगा भाई, तुम्हें सिस्टम के नीचे चलना पड़ेगा। ऐसा कहने का मतलब है कि जो तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशन दे रखे हैं बिजनेस को, बाय द गवर्नमेंट बोल लो, बाय सम एक्ट बोल लो, बाय सम रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ बोल लो, तो उसके दायरे के अंदर रहकर ही तुम्हें चलना पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ प्रेशर फेस करने को मिलेगा, ठीक है। और वो प्रेशर 3 तरीके का हो सकता है। कोअर्सिव यानी कि जो लॉज वगैरह है, इसका उल्लंघन करोगे तो दिक्कत होगी। नॉर्मेटिव यानी कि वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स वगैरह। और आपका मिमेटिक, मिमेटिक मतलब कॉपी करना, कि भाई आपको आपके फॉर्म्स कंपेटिटर्स कॉपी कर सकते हैं नहीं कर सकते, या आप किसी और को कॉपी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपको उसके अंडर ही चलना पड़ेगा, फिर वैसे ही चलना पड़ेगा जैसा वो चल रहा है। ये भी बड़ा होता है एडटेक के अंदर, मैंने जितना देखा है ना। कोई एक्स काइंड ऑफ वीडियो बना देगा तो दूसरा बंदा भी वैसी वीडियो बना देगा, तो फिर ये चारों पांचों वैसी वीडियो बना देते हैं, व्यूज़ भी आ जाता है। वो वाला सिनेरियो इनका। चलो डन। और इसको याद कैसे करोगे आप? ये छोटी सी ट्रिक टाइप है, ये आप देख लेना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि कौन से मॉडल है। मेरी तरफ से ये दोनों चीज़ डन होती है, बिजनेस एनवायरनमेंट मेरी तरफ से डन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, करते हैं CSR जल्दी से, लेट्स गो। CSR का मतलब क्या है यार? कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। सिर्फ सोसाइटी नहीं, एनवायरनमेंट के प्रति भी, ठीक है। कंपनियों की एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो ऑपरेट कहाँ कर रही है भाई? एनवायरनमेंट के अंदर, सोसाइटी के आसपास, है ना। तो अगर इन लोगों से सोसाइटी एनवायरनमेंट वगैरह से लिया है तो देना भी बढ़ेगा, ऐसा इनका मानना है, CSR का मानना होता है, ठीक है। तो CSR इज नॉट जस्ट अबाउट ओनली डोनेशन या चैरिटी पर्पस। CSR इज अ स्ट्रेटेजिक स्टेप। हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा, या बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने अगर आपको पढ़ाया है तो आपको पता होगा कि दे ऑलवेज से भाई कि CSR इज अ स्ट्रेटेजिक टूल बोल लो या स्टेप बोल लो, विच अ कंपनी डज। जिससे क्या होगा? जिससे इनडायरेक्टली कंपनी की गुडविल बढ़ती है, रेपुटेशन बढ़ती है, एंड गुडविल एंड रेपुटेशन इट इज द एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर अगेन हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल टाटा, रिलायंस, जो भी आपको लगे। अब जैसे नीता अंबानी है, मान के चलो, तुमने देखा होगा जो फुटबॉल का अभी कुछ पिछले 10 साल में कितना इंक्रीज हुआ था। मुझे याद है, मैं छोटा था भाई तब, जब ISL आया करता, प्रीमियर, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं ऐसा कुछ था, तो हम देखते थे भाई वो, और कितने एक्टर्स वगैरह उन्हें सपोर्ट करते थे। आजकल तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है ये चीज़ें फिर से ठंडी होगी, लेकिन स्टिल उन्होंने किया ना।
तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्प ही करती हैं कंपनी को। तो CSR ये चीज़ है, समझे। तो इट इंक्लूड सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस। CSR और फिलेंथ्रोपी के अंदर डिफरेंस होता है। ये दिल से करने वाली चीज़ है, यानी कि वॉलंटरी कर रहे हो तुम लोग और चैरिटी कर रहे हो, इनफॉर्मल वे में कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा पर्पस ये नहीं है यार, तुम्हारा पर्पस स्ट्रेटजी नहीं है, तुम्हारा पर्पस कॉम्प्लायंस करना नहीं है। अगर तुम लायबल हो CSR करने के लिए तो इसलिए तुम कर रहे हो, तो वो CSR कहलाएगा ना। फिलेंथ्रोपी मतलब दिल से करना, खुद से करना, अपने आप करना। जैसे कि बोलते हैं ना, रतन टाटा वाज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो वही वाला सिनेरियो। इजी, इतना समझने में मजा आया। आगे बढ़े, इसका एक लीगल डेफिनेशन देखते हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर गिवन है। CSR रेफर्स टू एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा अंडरटेक की गई है इन परसुएंस ऑफ इट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब अगर मैंडेटरी था उसके लिए करना तो उसने किया है टूवर्ड सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग। अब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कब अराइज होएगी, या फिर तुम्हें ये वर्ड समझ के इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई कुछ ना कुछ तो मैंडेटरी है यहाँ पे। तो इंडिया वाज द वन जिसने CSR को मैंडेटरी किया। इन इंडिया CSR इज मैंडेटरी विच इज यूनिक ग्लोबली, है ना, ये चीज़ आपको पता होगी। तो इसको गवर्न कौन करता है, सेक्शन नंबर 135 के तहत ये चलता है। CSR रूल्स के तहत ये चलता है, जो कि बार बार अमेंड होते रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सेक्शन नंबर 135 के अंदर शेड्यूल नंबर 7 के अंदर सारी एक्टिविटीज़ गिवन है। वो एक्टिविटीज़ सारी तो नहीं लेकर आया हूँ मैं, बट एक्टिविटीज़ तुम देख सकते हो कैसे कैसी होती है, जैसे कि पॉवर्टी को मिटाना, एजुकेशन को प्रमोट करना, जेंडर इक्वालिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ वगैरह वगैरह। तो दीज आर दी, मतलब वहाँ पे 13-14 बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ थी जो कि CSR एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। अगर इनके अलावा आपने कुछ भी किया तो इट विल नॉट बी कंसीडर एज अ CSR एक्टिविटी। तो आपको वो पूरा का पूरा आपका जो थ्रेशोल्ड है वो करना पड़ेगा फिर से स्पेंड, ठीक है। अब वापस चलते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या है सर, किस किस कंपनी को ये चीज़ करनी पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बन सकते हैं यहाँ से, तो करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी एक, अगर आपकी कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, लिस्टेड हो, जैसे भी हो, अगर आप ये मीट कर रहे हो इनमें से कोई भी एक, तो आपको CSR करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको CSR स्पेंडिंग करनी पड़ेगी तो उसके लिए एक कमेटी भी बनानी पड़ती है फिर, ठीक है। तो वो मैंडेटरी हो जाता है CSR कमेटी बनाना, और फिर उसके बाद स्पेंड करना। करते हैं उसके बारे में भी बात, लेकिन अभी एलिजिबिलिटी देख लो। नेटवर्थ अगर 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है तो यू हैव टू मेंटेन अ CSR वाला थिंग। टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको ये करना पड़ेगा। एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया। डन। और कितने का करना पड़ेगा स्पेंड, इट इज मैंडेटरी टू स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years, ठीक है। इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 years, स्पेलिंग देख लेना, 3 years। और अब मान के चलो काफ़ी बच्चों के सवाल आते हैं कि सर अभी तो 2 ही साल हुए हैं चलाए हुए कंपनी को, कंपनी फुल तगड़ा कर रही है, तो उतने ही सालों का, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो होता है एज पर दी सेक्शन 198, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट याद रखना है तो कर लेना। और इसके अंदर से हम ब्रांच प्रॉफिट्स को, जो ओवरसीज वाले ब्रांच हैं उनके प्रॉफिट्स को एक्सक्लूड करते हैं। ये छोटी सी चीज़ थी जो कि आपको लर्न करनी है। एक चीज़ डन हो गई कि भाई कौन एलिजिबल है और कितना पे करना पड़ेगा, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years, प्रीसीडिंग 3 years, ठीक है, ये करना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी मान के चलो आ गया 45 करोड़ आ गया 3 साल का, पिछले 3 का, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो यहाँ पे तुम्हारा 15 करोड़ निकल जाएगा। इसका 2% कर दो, ये तुम्हारा CSR अमाउंट आएगा। ऐसे करके ना एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, तभी ये फिगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। डन। फिर तुम्हें CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। जनरली तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रहते हैं, उसमें से एक एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी है। और ये कमेटीज़ वगैरह हमने यूनिट नंबर 9 में भी कर रखी हैं। आई होप सो आपको याद होगा, नहीं है तो जाके कर लो, चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है। और इनके फंक्शन क्या रहते हैं कि भाई CSR पॉलिसी बनाना, कितना खर्चा कहाँ कहाँ करना है, ये सब सारी चीज़ें देखना, मतलब CSR रिलेटेड चीज़ें देखना भाई, सिंपल। तो CSR पॉलिसी बनेगी और जो इंक्लूड करेगी एरियाज़ जहाँ पे CSR की
खर्चा होगा, बजट एलोकेशन और कैसे कैसे काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें पॉलिसी के अंदर बता रखा होगा। डन है, एक्टिविटीज़ भी डन हो चुकी है। क्या क्या चीज़ें सीएसआर के अंदर नहीं आएगी अगर आप अपने ही एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट करवा रहे हो, उनकी फैमिली का बेनिफिट करा रहे हो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटीज़ अगर आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो कुछ, वो सीएसआर एक्टिविटी थोड़ी हुई। पॉलिटिकली आप किसको कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, नहीं होगी वो। स्पॉन्सरशिप दे रहे हो फॉर मार्केटिंग, नहीं होगी सीएसआर एक्टिविटी। जो उन शेड्यूल 7 के अंदर 13-14 एक्टिविटीज़ हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज अ सीएसआर एक्टिविटी। कैसे इंप्लीमेंट करोगे, खुद से इंप्लीमेंट कर सकते हो। कोई आपका ट्रस्ट या सोसाइटी है रजिस्टर्ड, उसके थ्रू आप ये चीज़ करवा सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी खोल के करवा सकते हो, या कोलैबोरेट करके किसी और कंपनीज के साथ ये खर्चा करवा सकते हो। डन। अगर कुछ दिक्कत हो जाए, मतलब पेनल्टी कितने की मिलेगी अभी उस पर बात करने वाले हैं। दीज आर दी कॉम्प्लियंस या फिर दीज आर दी चीज़ें जो कि कंप्लाई करनी पड़ेगी पर्टिकुलर कंपनी को। कंपनी मस्ट डिस्क्लोज सीएसआर पॉलिसी, कितना अमाउंट स्पेंड किया है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार के लिए रीज़न बता दो ज़रा। पहले क्या हुआ करता था, पहले होता था कंप्लाई और एक्सप्लेन। या तो भाई पेमेंट कर दो सीएसआर एक्टिविटी जितनी भी करनी है, या फिर एक्सप्लेन करो कि भाई काहे को तुमने पेमेंट नहीं करी है, व्हाट आर द रीजंस यार। आज के समय पे क्या होता है, इट इज़ मैंडेटरी यार, भाई उतना पैसा देना ही देना है। अगर तुमने कहीं और एक्टिविटी पे स्पेंड नहीं किया ना, तो वहाँ पे एक होता है कि पीएम रिलीफ फंड में पैसा डाल दो, तो वहाँ तुम्हें डालना पड़ेगा। ये सिनेरियो रहता है। ठीक है, इट इज़ मैंडेटरी आज के समय पे, वरना पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। भाई पेनल्टी क्या है तुम देख लो, कंपनी को पेनल्टी मिलेगी 2 गुना अमाउंट की। जो अनस्पेंट अमाउंट है, लगा के चलो 30 करोड़ देना था, 15 करोड़ ही दिया अभी तक, तो 15 करोड़ नहीं दिया तो उसका 2 गुना कर दो वो, या फिर 1 करोड़, विच एवर इज लोअर। ठीक है, ऑफिसर को, जो ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व था, मान के चलो सीएसआर कमेटी का ही लगा लो, कोई ऑफिसर था, पेनल्टी मिलेगी भाई 2 लाख की। ठीक है, डन। ऊपर चलते फिर से। सीएसआर रिपोर्टिंग एनुअली होनी चाहिए, जिसको मैंडेटरी है, जिस कंपनी को ये चीज़। सीएसआर रजिस्ट्रेशन भी करवाना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जिसका फॉर्म आता है सीएसआर 1 फॉर्म। ये नई नई चीज़ें हैं जो कि तुम्हें लर्न करनी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आती है तो पूछी जा सकती है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अनस्पेंट सीएसआर अमाउंट। अगर नहीं तुमने अभी तक सीएसआर अमाउंट को पे किया है तो क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर दो अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर 30 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अगर है वो, मतलब तुम्हें करना है आगे चल के, तो यहाँ पे तुम कर सकते हो, और फिर 3 साल के अंतर्गत उसे पे ज़रूर कर देना। अगर कोई भी प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है ही नहीं तो क्या करोगे, इसका मतलब तुमने करा ही नहीं है, पैसा ही पे नहीं किया है, और ना ही आगे जाके करने वाले हो भाई, तुम दिख ही नहीं रहा ऐसा कोई सिस्टम, तो फिर ट्रांसफ़र कर दो पीएम नेशनल रिलीफ फंड के अंदर, या फिर अदर स्पेसिफाइड फंड के अंदर विद इन दी टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये मैंडेटरी है। तो अब तुम देख पा रहे हो कि भाई हाँ, इस बार तो अनस्पेंड अमाउंट कहीं ना कहीं तो डालना पड़ेगा। ठीक है, डन। एक नया चीज़ और आई है इसके अंदर, सीएसआर के अंदर, इम्पैक्ट असेसमेंट, कि क्या इम्पैक्ट रहा है उसका, कैसे असेसमेंट करना है। तो ये एप्लीकेबल सिर्फ तभी होगा जब किसी कंपनी की सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होने वाली है। उन्हीं कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है। हमें ये पता चल गया कि उस कंपनी की सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो हम उसके प्रोजेक्ट देखेंगे और उन प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट असेसमेंट करेंगे, और वो भी जो प्रोजेक्ट होंगे वो 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ज़्यादा वाले होने चाहिए, तभी उनकी इम्पैक्ट असेसमेंट करी जाएगी कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। डन। एग्जाम्पल देख लो टाटा ग्रुप का, जो कि बिल्कुल ईजी है, रियल लाइफ सिचुएशन से बेस्ड है। सीएसआर डन, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट डन। ठीक है, लंबी हो चुकी है क्लास, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ऐसे ही हम लोग पार्ट वाइज करते चलेंगे। अभी लगा के चलो तुम्हारा ये डन होता है, नेक्स्ट वाले में कोशिश करूँगा कि ये दोनों मैं डन करवा दूँ, ये 2 या 3 नीचे वाले, तो होपफुली 3 से 4 पार्ट के अंदर मैं तुम्हारा रिवीजन 100% डन करवा दूंगा, और उसके बाद बस एमसीक्यूज़ लगा लेना भाई। मॉक टेस्ट जैसे एमसीक्यूज़ होंगे वो तुम्हारे लिए, या फिर समझ लो कि मॉक टेस्ट ही है एक तरीके का। तो यूनिट नंबर 1 सफाया। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे, और मेक श्योर करना यार सब्सक्राइब करके रखो। चीज़ें समझ में आती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल के मेंबर भी तुम लोग बन सकते हो। सब्सक्राइब के साइड में ज्वाइन बटन है, और प्लस थैंक्स से सपोर्ट भी कर सकते हो फाइनेंशियली, वो भी अगर करना है तो कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मेंबर ज़रूर बनो, बहुत मिनिमल सा अमाउंट रहता है, तो यू कैन बी द मेंबर ऑफ माई चैनल। आपको लाइव सेशन में अलग अलग चीज़ें मिलती है, हेल्प रहती है चीज़ों से।
ठीक है। प्लस अगर आपको ये चीज़ें चाहिए रहेंगी, जैसे कि मैं जो पेन पैड वगैरह यूज़ करता हूँ, माउस को यूज़ कर रहा हूँ, कीबोर्ड को यूज़ करता हूँ, कैमरा हो गया, ये चीज़ें हो गई, तो इनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना अटैच करता हूँ, तो यू कैन गो चेक इट आउट। अगर आपका तुम्हारा खुद का भी यही सिनेरियो है ना कि अगर मेरे को यहीं पे ऑनलाइन टीचिंग करनी है और इसी में रहना है, तो यू कैन हैव इट, यू मस्ट हैव इट, ठीक है। तो एक बार देख लिया करना ये सारी चीज़ें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेकंड पार्ट होने वाला है, मज़ा करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से, और ऐसे ही सारी यूनिट्स को कवर करते चलेंगे। और तुम्हारा जो भी टारगेट है, मे इट बी जून, मे इट बी दिसंबर, डेफिनेटली यू विल अचीव। अगर तुम जेन्युइनली मेहनत करोगे ना, डेफिनेटली यू विल अचीव। बस मुझे तुम्हारा 1.5 घंटा दे दो दिन का। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम आज लगा के चलो, तुमने आज शुरू किया है और इसके 3 महीने बाद तुम देख लेना, 2.5 महीने बाद तुम देख लेना तुम कहाँ पर पहुँचोगे। That's my guarantee. Chalo, that's it. I'll see you in the next session. Till then, take care. Thank you so much.